नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 20 सितंबर को गुजरात दौरा रहने वाला है। भावनगर में भव्य रोड शो आयोजित होगा। रोड शो में हजारों लोग शामिल होने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर और आत्मनिर्भर भारत की थीम पर ये पूरा रोड शो रहेगा। लोथल में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत होगी। नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। जवाहर मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे और इस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें वो गुजरात वासियों के लिए कहते हुए नजर आते हैं, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लंबे समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। ऐसे में गुजरात से जो उनका जुड़ाव है वो बेहद खास है और ऐसे में गुजरात का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आयोजित मंथन 2025 कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विकसित भारत के लिए आईडीईएस के विजन पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि आईडीईएस ने पिछले लगभग 200 वर्षों में अपनी परंपरा और विरासत को बनाए रखा है और इसका योगदान सराहनीय है। राजनाथ सिंह ने बताया कि इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस आज सशस्त्र बलों के साथ मिलकर लगभग 18 लाख एकड़ से अधिक डिफेंस लैंड का प्रबंधन करती है। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं बल्कि अत्यंत बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री ने आईडीएस के समर्पित कर्मचारियों को उनके कठिन परिश्रम और देश के लिए किए गए योगदान के लिए बधाई दी और सेवा की उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने की अपेक्षा भी जताई है। देश के लिए इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस यानी आईडीएस के कंट्रीब्यूशन की मैं सराहना करना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि आईडीएस लगभग 200 वर्षों से अधिक का समय गुजर गया। 200 वर्षों से अधिक के समय के दौरान इसने अपनी परंपरा, अपनी विरासत को बराबर यह वहन करता चला आ रहा है, इसलिए इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। साथियों, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस का दायरा कितना व्यापक और कितना इंपॉर्टेंट है, इसे सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि आज आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर यह सर्विस लगभग 18 लाख एकड़ से भी अधिक डिफेंस लैंड का मैनेजमेंट करती है और यह कोई, मैं मानता हूं कि साधारण जिम्मेदारी नहीं है। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी जो डिफेंस लैंड है वो सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की एक वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद है। आईडीएस देश भर में 61 छावनियों का संचालन करती है, जिसमें लगभग 21 लाख से अधिक नागरिकों का भी निवास होता है। इसका मतलब यह है कि डिफेंस स्टेट सर्विस का काम सिर्फ मिलिट्री रिलेटेड इंस्टीट्यूट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका काम सीधे तौर पर लाखों नागरिकों के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए व्यापक रूप से देखा जाए तो आईडीएस का दायित्व दोहरी प्रकृति का होता है। एक तरफ यह सर्विस डिफेंस लैंड की सुरक्षा करती है और दूसरी तरफ यह नागरिकों के कल्याण और उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखती है। यानी यह सर्विस न केवल हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान देती है, बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का भी यह निर्वाह करती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मेरा देश पहले पीएम नरेंद्र मोदी की अनकही कहानी की खास स्क्रीनिंग आयोजित हुई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की। उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। स्क्रीनिंग के बाद संबोधन करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकमात्र लक्ष्य है सेवा ही संकल्प और राष्ट्र सर्वोपतम है। उन्होंने कहा कि आज विश्व के नेता भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का नेतृत्व कर रहे हैं। आयोजकों को और विशेष करके मनोज मुंतशिर जी को और कटानी साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन पर बहुत सी घटनाएं जो अनकही हैं, जो अनसुनी हैं, उसको हम सबके सामने लाने का प्रयास किया है। हम जानते हैं
कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य रहा है और वो है सेवा ही संकल्प है और प्रथम राष्ट्र प्रथम है। इसीलिए मेरा देश पहले इस नाम से ये कार्यक्रम और ये म्यूजिकल सागा को बनाया गया है। हम जानते हैं ये हम सबका सौभाग्य है और भारत देश का भी सौभाग्य है कि हमें ऐसे नेता मिले हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही फख्र और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही सिर्फ खुशी नहीं देता। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा रहने वाला है। डीडीयू ऑडिटोरियम में पुस्तक विमोचन में शामिल होंगे। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे सीएम रमेश चंद्र तोमर की पुस्तक का विमोचन इस दौरान होगा। नोएडा में हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो ऐसे में उनके आगमन को लेकर तैयारियों को भी यहां पर पूर्ण किया गया है। तमाम प्रोटोकॉल्स लागू किए गए हैं, जगह जगह पर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का जो गाजियाबाद दौरा रहने वाला है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा के साथ ही जिले को कई और बड़ी सौगातें भी दी हैं। बता दें कि सीएम मोहन ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस योजना से लाखों बहनों को सीधा लाभ भी मिलेगा। उससे 1500 रुपए देंगे। आज बड़वारा कटनी तहसील कटनी जिले के अंदर बहुत सारी सौगातें दी गई है। पानी पनीर विद्यालय चला के अलग अलग यहाँ से विधायक हमारा राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्थान पुलिस सेवा के 55वें बैच के पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और प्रशिक्षण पूरा कर चुके अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा केवल नौकरी नहीं बल्कि जनता की सेवा और न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प है। भजनलाल शर्मा ने प्रशिक्षुओं से ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण भाव से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने भरोसा जताया कि नया बैच प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की ओर और मजबूत बनाएगा। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम को लेकर सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें और व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी न रहने दी जाए। बैठक में सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और आमजन की सुविधाओं को लेकर भी विशेष चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़े सभी इंतजाम समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। राजस्थान के जयपुर के अंबेडकर भवन सामुदायिक केंद्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहरी सेवा शिविर का जायजा लिया। शिविर में उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। इसके साथ ही आवासीय पट्टे, नामांतरण, जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र भी लोगों को सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविर में आने वाले सभी लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। राजस्थान में परंपराओं और लोक संस्कृति की झलक दिखाने वाला संस्कृत सृजन पखवाड़ा शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर से इसकी शुरुआत की और कहा कि आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में ऐसे कई आयोजन होंगे। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि संस्कृत सृजन पखवाड़े का उद्देश्य हमारी सांस्कृतिक धरोहर
और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि इस पखवाड़े में राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में लोक प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक सृजन पखवाड़े का आज एक आयोजन था। वैसे बहुत सारे आयोजन होने वाले हैं पूरे राजस्थान भर में। जो हमारे राजस्थान की संस्कृति है, हमारा कल्चर है, उसको हम लोग अलग अलग प्रस्तुतियों के द्वारा सभी को, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जैसा प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमारे विकास है तो फिर विरासत भी है, तो विकास भी और विरासत भी साथ साथ चलते हैं। तो उसी में हम लोगों ने इस बार सांस्कृतिक, हमारे बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम्स को भी जोड़ा है इस पखवाड़े में। 17 से लेके जो 2 तारीख तक हो रहा है, और आज इसमें बहुत अच्छी प्रस्तुतियां थी। कथक नृत्य था और मांड और ब्रिज रसिया का कार्यक्रम था। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां थी जो दूर दूर से, भरतपुर से और आगे बढ़ेंगे। सारण में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आने का अधिकार सबको है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर राहुल गांधी, सभी बिहार की जनता के बीच आ सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार की असली ताकत यही है कि हर नेता को इस धरती पर आना होगा और जनता के सवालों का सामना भी करना होगा। उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष का जिक्र भी यहाँ पर किया है। उन्होंने पूछा कि आखिर बिहार से पलायन कब रुकेगा। तमाम मुद्दों पर बात करते हुए नजर आए और प्रदेश में कारखाने कब लगेंगे, महत्वपूर्ण सवाल उनकी ओर से पूछा गया। पार्टी है, सबको आने का अधिकार है, लोकतंत्र है। भाई मोदी जी आए, अमित शाह आए, राहुल गांधी आए, ये बिहार की जनता की ताकत है। सबको जमीन पर आना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा कि बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है वो बोलकर आप बिहार में वोट नहीं ले सकते हैं। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS, IPS, वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बड़ी खबर हम आपको बता दें राहुल गांधी से जुड़ी, जहां राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी की ओर से। बीते दिन उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर ज्ञानेश कुमार यानी कि CEC पर हल्ला बोलते हुए नजर आए। लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप उन्होंने लगाया है। वोटर्स नाम डिलीट करने का आरोप भी उनकी ओर से लगाया गया है। राहुल गांधी का बड़ा सियासी बयान यहां पर देखने को मिला है। ऐसे में ये और ज्यादा आगे इस प्रकार बढ़ा है क्योंकि उनकी ओर से एक पोस्ट किया गया है
देश के जेनजी संविधान बचाएं, ये उनकी ओर से पोस्ट किया गया है। लोकतंत्र पर बड़ा संकट है, जेनजी से संविधान बचाने की अपील करते हुए नजर आए हैं। तो ये जेनजी यानी ये वर्ड जो नेपाल से निकल कर आया, कहीं ना कहीं अब भारत में भी उसी प्रकार जो है ये शब्द यूज किया जा रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी की ओर से एक्स पर जो पोस्ट किया गया है, उसके बाद सियासी तौर पर इसके मायने जो है वो कई निकाले जा रहे हैं। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। तो वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगातार वो जो है आरोपों की बौछार इस दौरान करते हुए नजर आए। सेंट्रलाइज तरीके से कांग्रेस के समर्थक मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, ये आरोप उनकी ओर से लगाया गया। ऐसे में सीईसी के ऊपर भी सीधे तौर पर वो हमला बोलते हुए इस दौरान नजर आए। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रही, ये एक सीधा हमला था भारत का चुनाव आयोग और नाम लिया गया सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ गलती नहीं, ये सुनियोजित साजिश है। वोट चोरी की जा रही है और चुनाव आयोग आंख मूंदे बैठा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मजबूत सीटों पर टारगेट करके वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए और सब कुछ डिजिटल सिस्टम से ऑटोमेटेड तरीके से किया गया। आलन विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि एक ही मोबाइल नंबर से कई वोट हटाए गए, एक महिला के नंबर से 12 वोट, एक आदमी के नंबर से 12 और फॉर्म सबमिट हुए महज 36 सेकंड में सुबह के 4:07 पर। राहुल का सवाल था कि क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है या ये किसी बड़ी मशीनरी की चाल है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास ब्लैक एंड व्हाइट सबूत हैं। राहुल गांधी का ये भी दावा है कि सब किसी बीएलओ की गलती नहीं बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड ऑपरेशन का हिस्सा है। वो कहते हैं कि जिन 10 बूथों से सबसे ज्यादा वोट काटे गए वे सभी बूथ वो थे जहां 2018 में कांग्रेस को जीत मिली थी, यानी निशाना साफ था, कांग्रेस वोट बैंक। और ये भी दावा किया गया कि इन वोट कटौती की जांच कर रही कर्नाटक की सीआईडी ने पिछले 18 महीनों में 18 पत्र चुनाव आयोग को भेजे हैं। ये पत्र मांग करते हैं आईपी एड्रेस, डिवाइस की लोकेशन और ओटीपी ट्रेल्स का, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या चुनाव आयोग जानबूझकर ये जानकारी रोक रहा है? ये बड़ा सवाल राहुल गांधी की ओर से पूछा गया। वहीं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि 90 चुनाव हारने वाला नेता अब हताशा में फुलझड़ी छोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हर बार आरोप लगाते हैं और जब सबूत देने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। अनुराग ठाकुर ने यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी की राजनीति अब आरोप और माफी का सर्कस बन चुकी है। उनके मुताबिक ये जनता को गुमराह करने की एक सस्ती कोशिश है। क्या कुछ अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया, सुनिए। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। It has become a habit of Shri Rahul Gandhi to make incorrect and baseless allegations. और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम
और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे। नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया। और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या राहुल गांधी वाकई एक बड़े चुनावी घोटाले का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, या ये सब एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा है? एक तरफ ब्लैक एंड व्हाइट सबूतों की बात, तो वहीं दूसरी तरफ अदालतों से माफी मांगने का रिकॉर्ड। देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि राहुल के इन आरोपों पर चुनाव आयोग का क्या जवाब आता है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने सीधे सीईसी ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला है। अब ऐसे में सच क्या है ये तय करना जल्दबाजी होगा, मगर सवाल बड़ा है। अगर वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं तो दोषी कौन है, और अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर ये राजनीति किस बात की? जवाब जनता मांगेगी, और जल्द ही। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV। और इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। मुंबई और दिल्ली के एप्पल स्टोर्स के बाहर जबरदस्त भीड़ है, जहां आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही ग्राहकों की लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। भारत में भी एप्पल का क्रेज साफ झलक रहा है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित एप्पल स्टोर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई नजर आई। मौके पर पहुंचे ग्राहक सबसे पहले आईफोन 17 सीरीज का नया मॉडल खरीदने को बेताब नजर आए हैं। यही नजारा दिल्ली के साकेत स्थित एप्पल स्टोर पर भी देखने को मिला है। 2 तस्वीरें आप देखिए, जहां ग्राहकों ने लंबी कतारों में खड़े होकर नए फोन का इंतजार किया, और ऐसे में आईफोन की 17 सीरीज का आप क्रेज देखिए, किस प्रकार लोग जो हैं लाइनों में खड़े हुए बेताबी से इंतजार करते हुए नजर आए फोन के लिए। चमोली के नंदाधार आपदा में मलबे में करीब 16 घंटे तक फंसे एक व्यक्ति को पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद उसे प्राथमिक उपचार देकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सराहना भी की जा रही है, जहां पर मलबे में फंसे व्यक्ति को यहां पर रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसे सुरक्षित स्थान पर फिलहाल भेज दिया गया है।
तेलंगाना में भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में हालात भयावह हो गए हैं। घरों में पानी भर गया है और सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं, लेकिन लगातार बारिश के कारण हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।